अच्छा जी, तो अब हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आवाज़ अगर मेरी जहाँ पर भी रुक जाए ना, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां से वो चीज़ रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आज का डिस्कशन जो है वो थोड़ा आगे हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वापस आएंगे। अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस किए हैं उसमें हमने पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग किए, बेसिक्स जो होते हैं। और उसके बाद हम फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पर आए। अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट ही था, पर उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाकर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर लें कि अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक अब आपको क्लियर है या नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? लेट मी नो। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, चलो गुड। अब थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहली चीज जो मुझे आज बेसिकली डिस्कस करनी है वो ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक है वो हमारा हो चुका है एंड। ठीक है। अब इस टॉपिक में आगे सिर्फ बढ़ने के लिए हमें मजीद प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे हमारा ये टॉपिक उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके लिए अच्छा, लेट मी नो। अब क्या आवाज सही है? चलो ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो है ना, वो अब हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बची है। प्रैक्टिस के अलावा बाकी तकरीबन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का हर एस्पेक्ट देख लिया है कि एक्सपेंस अगर आता है, इनकम अगर आती है, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इम्पैक्ट कैसे लेकर आते हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अब इसके लिए एक चीज है टेस्ट। ठीक है। एक चीज है हमारे पास, टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये आपको मैं इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आज की क्लास के एंड पे या फिर कल की क्लास के एंड पे आपको बता दूंगा। उसमें हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे और आज तक की जितनी भी चीजें पढ़ी होंगी हमने, यानी उस वक्त तक की, अगर मैं आज की क्लास और कल की क्लास को मिला के बात करूं तो अपने जितनी भी चीजें पढ़ी होंगी उसका एक जनरल सा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो टेस्ट आप कंडक्ट कर लीजिएगा, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि भाई हम जो है वो कॉन्सेप्चुअली कितने अभी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, टेस्ट थोड़ा सा मैं मुश्किल की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, एक आखिरी लेवल नहीं लेके जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी स्टार्ट पे है। और बिल्कुल आसान भी नहीं होगा। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर के सवाल देखते हैं वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा उससे एक लेवल आगे का होगा, क्योंकि हम एसएससी की बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर भी इसी बेसिस पे हो रही है, ये तो एक अच्छी बात है, एक एडवांटेज है। बट मेनली हमारा फोकस एसीसी है। ठीक है। तो एक टेस्ट मैं आपके लिए रेडी कर लूंगा और फिर आपको डेट भी आज की क्लास के एंड पे या कल के क्लास के एंड पे कम्युनिकेट कर दूंगा। दूसरी चीज ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन के टेस्ट कंडक्ट होने के बाद मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर करूँ। ठीक है। यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट होगी। यूट्यूब की प्लेलिस्ट होगी, इसमें मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मेरे ख्याल में कोई 10 क्लासेस होंगी और ज्यादा बड़ी नहीं होगी। 10 से 15 मिनट की एक क्लास होगी, एक वीडियो होगी 10 से 15 मिनट की। ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये प्लेलिस्ट बेसिकली वही प्लेलिस्ट है जो कि बीबीए वालों को जब अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी तो उसको जब मैंने रिकॉर्ड किया था, तो ये वही सेम प्लेलिस्ट में आपके साथ भी शेयर करूंगा। अच्छा, इस प्लेलिस्ट का बेनिफिट क्या होगा? एक तो इस प्लेलिस्ट का बेनिफिट ये होगा कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट जो होंगे वो भी 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा ये कि इसमें एक्सटेंसिव लेवल की प्रैक्टिस शामिल होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बैठ के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप वीडियो पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के आप देखेंगे कि उसके आंसर क्या बने, और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस मजीद और अच्छी हो सकती है। अच्छा, एज ए टीचर, हाँ एज ए टीचर गाइडेंस मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना ये मत करिएगा कि पूरा का पूरा 10 मिनट का 15 मिनट का लेक्चर ही तो है, पूरा का पूरा सुन लेती हूँ, ऐसा मत करना। ठीक है। आपने रुकना है उस चीज को। क्लासेस 10 तो हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ हाँ, बोलो, कर लो बोलो। अच्छा सॉरी। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि आप ना ये मत करिएगा कि आप जो हैं वो बिल्कुल
लेक्चर को बस 10 मिनट का या 15 मिनट का सुन के उसके बाद ही अटेम्प्ट कर लूंगी क्वेश्चन, ये मत करना। सबसे पहले आप जैसे ही वीडियो ऑन करेंगे आपके सामने सवाल होगा, वीडियो वहीं पोस्ट करना, सवाल को पूरा देखना, अटेम्प्ट करना। और सवाल अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो दोबारा जो है वो वीडियो चलाना और देखना कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपने सही की और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपने सही नहीं की। उसमें एक थॉरोली आइडिया आपको मिल जाएगा। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी। आपको ये वाली जो रिकॉर्डिंग अभी हम बना रहे हैं ना, क्योंकि ये बहुत लंबी रिकॉर्डिंग्स होती है, लाइव क्लासेस चल रही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइव क्लासेस लंबी होती है, वो सिर्फ है ही रिकॉर्डेड छोटे से लेक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसमें हर चीज मौजूद होती है। तो वो आपको बड़ा हेल्प करेंगे प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। अच्छा जी, उसी में फिर मेरा जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट, उसी प्लेलिस्ट के अंदर ही एक वीडियो आपको मिलेगी मेरे ख्याल में। ये वीडियो भी कोई 20 मिनट की ही होगी। उसमें मैंने पूरा टेस्ट डिस्कस किया होगा कि उस टेस्ट में वहां पर बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक्स की। और अगर आप टेस्ट, जब आपका भी मैं चेक करूंगा, तो उम्मीद तो यही है कि आप भी अगर गलतियां करेंगे तो वही गलतियां करेंगे जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर वो टेस्ट डिस्कशन भी वहीं पर ही आ जाएगा, इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट आपको टेस्ट के बाद दूंगा, ताकि आपका टेस्ट भी अगर आपको देखना हो तो वो वहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव क्लास में भी टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है टेस्ट टेस्ट में, अगर कोई हुई मिस्टेक तो। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल थोड़ी सी चीज मुझे बतानी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक को मैं यही कंप्लीट कर लेता हूँ। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसी को बुनियाद बनाकर मैं आगे अकाउंटिंग के टॉपिक्स रखूंगा। तो ये टॉपिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन का, एटलीस्ट बेसिक्स पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। आगे बढ़ते हैं। आज के डिस्कशन के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो अकाउंटिंग की थ्योरी को एक बार फिर डिस्कस करूंगा। और आज के इस चैप्टर का नाम है द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सही है। इसके अंदर बेसिकली अकाउंटिंग की कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और अकाउंटिंग कुछ चीजें रिवाइज करता है और वो रिपीटेडली बोलता है कि भाई अगर अकाउंटिंग है तो ये चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए। वो चीजें हम यहाँ पर बैठ के डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो कि अभी हमने बेसिक्स भी पढ़े हुए हैं, हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की हुई है, तो अब आपको ये समझना थोड़ा आसान होगा। अगर मैं पहले दिन ये समझाता तो शायद मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाता है, आप तक मेरा मैसेज कन्वे नहीं होता। स्टार्ट कर लेते हैं भाई अकाउंटिंग अजम्पशन को। सबसे पहले इसको रीड करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि भाई द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम बेसिक अंडरलाइन अजम्पशंस। अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कुछ अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करती है। These assumptions are principles upon which financial statements are produced. इन्हीं assumptions को principles of accounting भी कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। अभी आप देखेंगे भी सही इंशाल्लाह एग्जैक्टली कि अकाउंटिंग की जो ये assumptions है ना, इन्हीं को बुनियाद रख के आप अभी तक एक टॉपिक ही पढ़ा है आपने, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन आप देखेंगे कि हाँ वाकई इसमें यही चीजें आ रही हैं, यही assumptions हो रही हैं। तो इसकी पहली assumptions का नाम है मटीरियलिटी। ये अकाउंटिंग की पहली अजम्पशन है। ठीक है, ये अजम्पशन क्या कहती है? दिस अजम्पशन इज अ कन्वेंशन ऑफ ओनली इंक्लूडिंग relevant information in the financial statements. Small insignificant transaction that won't affect the view obtained by the reader of the accounts are less important. ये कहना चाहता है बेसिकली कि देखें, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो आप अकाउंटिंग में हमेशा इम्पैक्ट को देखते हैं कि भाई इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। अगर कोई इम्पैक्ट छोटा मोटा होता है तो उस इम्पैक्ट को इग्नोर भी किया जा सकता है, उस छोटी मोटी गलती को छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा इम्पैक्ट होता है कि जिसपे डिसीजन या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेगा बंदा, जिसको बेसिकली हम स्टेक होल्डर्स बोलते थे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए बनाई जाती थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो वो ये कहता है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा अकाउंटिंग में जो आप इम्पैक्ट ले रहे होते हैं ना, उसमें कुछ चीजें इनसिग्निफिकेंट होती है, मटेरियल नहीं होती। अच्छा, मटेरियल लफ्ज का मतलब आईएफआरएस के अंदर डिफाइंड है। वो ये कहता है कि मटेरियल मतलब ये कि कोई ऐसा चीज जो किसी भी डिसीजन लेने वाले बंदे के डिसीजन को इफेक्ट करे, वो चीज मटेरियल कहलाएगी। इसका बड़ा आसानी से एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको। अभी आप मेरी क्लासेस ले रही हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके इस डिसीजन को जो है वो हिट करेंगी कि मुझे आगे की क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके इस डिसीजन को इम्पेक्ट नहीं करेगी,
तो जो चीजें आपके इस डिसीजन को इम्पेक्ट करेंगी कि भाई मुझे आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे आगे की क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये कहलाएगी मटेरियल इम्पैक्ट्स। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके इस डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये कहलाएगी इमटेरियल इफेक्ट्स। एग्जाम्पल्स के तौर पर, अगर आप मुझसे पहली क्लास लेते, दूसरी क्लास लेते, तीसरी क्लास लेते, और एक कुछ क्लासेस लेने के बाद आप मुझे ये बोलते कि सर का पढ़ाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हो पा रही, तो अब ये एक ऐसी चीज थी, ये एक ऐसा इम्पैक्ट था जो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट करता कि भाई मुझे सर से क्लासेस नहीं लेना चाहिए, मुझे कोई और टीचर देखना चाहिए जिसका पढ़ाना मुझे समझ में आए। दूसरी चीज ये कि अगर मैं आपको दूसरे इम्पैक्ट्स बताऊं, जैसे कि कभी कभी मेरी आवाज कट जाती है, कभी कभी हमारी क्लासेस जो है वो थोड़ी लेट स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जैसे कि आज भी हमारी थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मसला हो रहा था, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। लेकिन ये ऐसे डिसीजन थे कि इसने आपके डिसीजंस को जो है वो इफेक्ट नहीं किया कि भाई सर की क्लास लूँ या सर की क्लास नहीं। तो अकाउंटिंग में भी सेम चीजें होती हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पास डिसीजन लेंगी कि भाई हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे कि नहीं यार, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई ही जाती हैं स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, जिनका पैसा लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ इसके, और आप मुझे बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहली एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट है 1 मिलियन। ठीक है, ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, और आपके बिजनेस में 100 रुपए की एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिसका आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा। एविडेंस मतलब सबूत नहीं मिल रहा, ऐसा ही है। मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, आपने अपने अकाउंटेंट से पूछा गया 100 रुपए किस चीज पे खर्च किए थे, उसने कहा सर ये 100 रुपए जो है वो पार्किंग वाले को दे दिए थे हम। तो आपने कहा भाई पार्किंग की पर्ची ली आप? नहीं सर, वो पार्किंग की पर्ची तो नहीं थी उसके पास, तो नहीं ली। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इस डिसीजन को बुनियाद रख के आप एज ए इन्वेस्टर यानी आप अपने पैसे लगाना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, क्या आपका डिसीजन चेंज होगा या आपका डिसीजन को इफेक्ट होगा? आप देख रहे हैं कि हाँ, क्या ही हो सकता है, ऐसे ही है। हाँ सही बोल रहा होगा वो या नहीं बोल रहा होगा, मतलब इसने आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं किया। तो क्या ये डिसीजन मटेरियल हुआ या इमटेरियल हुआ? ये मटेरियल है या इमटेरियल? सर ये मटेरियल मटेरियल नहीं है, सॉरी, इमटेरियल है। ठीक है, हाँ, सर ये इमटेरियल सा डिसीजन है, इसका कोई ज्यादा कोई खास इतना इम्पैक्ट है नहीं। दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। आपका एक प्रॉफिट हुआ 1 मिलियन का, 10 लाख का, और आपके पास कोई 50,000 रुपए की एक इनवॉइस है जिसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, और आपके पूछने पर आपको बताया भी नहीं जा रहा कि 50,000 कहाँ खर्च हुए। अब बताओ क्या अब आपका डिसीजन इफेक्ट होना चाहिए? अब आप बोलेंगे कि यार 50,000 का घपला है, हो सकता है और भी ज्यादा हो, तो मैं इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं कि जिसमें कल को खदशा हो कि भाई मेरा पैसा डूब सकता है। तो ये इम्पैक्ट मटेरियल हुआ, इमटेरियल? एग्जैक्टली सर, ये तो मटेरियल। तीसरा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट है 100 मिलियन। आपने देखा घबला हुआ है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का, लेकिन इससे आपने कंक्लूजन निकाला कि ये 500 जो है वो चोरी किए गए हैं, और चोरी करने वाला और कोई नहीं है, वो जो कंपनी की मैनेजमेंट है ना, वही है। मैनेजमेंट क्या कर रही है, अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस के खर्चों से निकाल रही है, और वो बिजनेस में एक्सपेंस बना के दिखा रही है, जिसमें से इस साल आपको 500 नजर आए। अब मुझे बताओ क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल? 500 तो कोई बड़ा अमाउंट, क्यों मटेरियल हुआ ये? एग्जैक्टली exactly। सर ये भले आप क्वांटिटेटिवली देखो, इसकी अमाउंट वाइज देखो तो आपको भले ये मटेरियल सा लग रहा हो, पर सर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे ही डाउट आ गया। ये जो लोग बिजनेस चला रहे हैं ये बिजनेस में चोरी कर रहे हैं। हमें क्या पता कि इस लोगों ने कितना पैसा चोरी का रखा हो, हमें क्या पता कितना पैसा उन्होंने चोरी कर लिया हो, हमें क्या पता कि कंपनी कब डूब रही हो। ये जो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट दिखा भी रहे हैं ये सही भी है या गलत है?
तो इस डिसीजन को आपने मटेरियल कह दिया, इस इफेक्ट को आपने मटेरियल कह दिया। अब आई होप कि आपको मटेरियल वाली अमाउंट तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मटेरियल होता क्या। ठीक है, चलिए जी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को तो आप खुद ही रीड कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ वजल। आप इसको जरा देख लो। ये एक छोटी सी अजम्पशन है। वो ये कहता है कि भाई देयर इज अ जनरल रूल that items together make up less than 5% of net profit is considered as immaterial। अगर प्रॉफिट आपका जितना भी आया, जैसे कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो 1 लाख रुपए का 5% हमेशा हम इमटेरियल मानते हैं। ये एक जनरल रूल है। ये कोई आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए वो 2% रखते हैं कि भाई हमारे पास नेट प्रॉफिट का 2% इमटेरियल है। कुछ के लिए 5% होता है, कुछ के लिए 3% होता है। लेकिन 5% से ज्यादा वो लोग कंसिडर करते हैं। 5% से अगर कोई बड़ा अमाउंट ऐसा मिल गया जिसकी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा, या कोई अमाउंट जिसका कुछ घपला हुआ है, जिसका कोई सबूत नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो उसको मटेरियल मानते हैं। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगेन बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक जनरल रूल है। ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल रूल है। इसको ना आप हर किसी अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर एग्जाम में ये बोला जाए ना कि भाई 1% इमटेरियल है, बाकी सब मटेरियल, तो आप हमेशा 1% को कंसीडर करना। आपको अगर बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि 10% जो है वो मटेरियल है, तो 10% को कंसीडर करना, उसमें से 5% कंसीडर मत करना। लेकिन नॉर्मली 5% को मटेरियल कंसीडर किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ। आपको अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो यार, ये वॉइस का मसला क्यों हो रहा है। आपने रिकॉर्डिंग सुनी है? बीच में रिकॉर्डिंग में भी रुकती है। आई डोंट नो व्हाई। पर अब तो मैंने जो है ना वो कर लिया है इसको, क्या कहते हैं, माइक वाइक भी ले लिया है। मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा आप। हाँ, मैंने कहा मुझे 5 मिनट दीजिएगा। चले जी, स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे कंफर्म कर लीजिएगा। आई विश के। मेरे अभी स्क्रीन नहीं आई। हाँ हाँ, कंफर्म कर लीजिएगा, आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ा लेट आती है आपके पास। अच्छा जी, तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि अ बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स बिजनेस एक्टिविटीज फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर। देखो, जब भी कोई बिजनेस खुलता है ना, तो हमेशा उस बिजनेस का जो है वो एक सोच होती है, एक नजरिया होता है कि भाई ये मेरा जो बिजनेस है, ये एटलीस्ट मुझे 1 साल से तो ज्यादा का ही चलना है, जो है वो चलेगा। ठीक है, 1 साल से कम नहीं चलेगा। कोई भी बिजनेस का ओनर जब भी कोई बिजनेस करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमेशा उस बिजनेस के पीछे उसकी एजम्पशन ये होगी कि ये चलता रहेगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है ना, कोई भी ऐसा बंदा ऐसा नहीं होगा कि भाई वो फ्यूचर के बिजनेस को इस बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करे कि ये 3 महीने बाद बंद हो जाएगा या 4 महीने बाद बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बिजनेसेस होते ही ऐसे हैं जो इस नीयत से खोले जाते हैं कि भाई ये बिजनेस मैक्सिमम मैक्सिमम सरवाइव करेगा 2 महीने, 2 मंथ्स, या जो है वो 1 महीना। ठीक है। तो अब ये तो बिजनेस ही ऐसे हैं कि भाई ये चलते ही कोई 2 महीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है वो क्लासेस के लिए रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चूंकि भाई एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे एटलीस्ट पढ़ा के दे दें, तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, मैं 1 महीना आपको पढ़ा दूँ। तो अब ये जो मैं बिजनेस है, मेरा फ्यूचर बिजनेस टीचिंग का नहीं है, लेकिन मैंने 1 महीना किसी को पढ़ा दिया, तो ये फ्यूचर मेरा डिपेंड ही किया है 1 महीने के लिए। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि कोई भी बिजनेस की नेचर ऐसी हो कि वो 12 महीने से पहले पहले खत्म हो जाए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कि वो आपसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स करके अपना कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कमा वो सालों साल रहे होते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन है ना, ये हर जगह पे अप्लाई होती है। और गोइंग कंसर्न की अजम्पशन ये कहती है कि आपका बिजनेस कम से कम भी 12 महीने तो चलेगा, 1 साल तो चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब सर हमें ये जरा बताएं, मैं एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक बिजनेस है, ठीक, एक बिजनेस है। जब ये बिजनेस मैंने इन्वेस्टमेंट लगा के इस बिजनेस को ओपन किया होगा,
अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी लगा के, तो मैंने ये अज्यूम किया कि ये बिजनेस जो है वो कम से कम भी 5 साल तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, 5 साल तो चलेगा ही चलेगा। तो क्या इसकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड है या नहीं? गोइंग कंसर्न की अजम्पशन यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कि एक बिजनेस हमेशा जब भी खुलेगा तो एटलीस्ट ये सोच के चलेगा कि वो फ्यूचर में कमाएगा, यानी कम से कम भी 12 महीने के लिए तो कमाएगा। तो ये इसकी वैलिड है या नहीं है, इस बिजनेस की हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाली। हमने जो है वो एक्सपर्ट से पूछा कि भाई हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसकी मार्केट्स को जायजा लेकर हमें बताएंगे क्या ये बिजनेस चलेगा। उन्होंने कहा हाँ यार, कम से कम 5 साल तक तो चलेगा। तो क्या इसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वो वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। वैलिड है सर। सर इसकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 5 साल तक बिजनेस चलेगा। अच्छा जी, मुझे बताएं अगर ये बिजनेस जो है वो 2 साल तक चले, क्या इसकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड है? वैलिड है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम एटलीस्ट बोल रहे हैं कि 12 महीने यानी 1 साल चले। अच्छा, अगर ये बिजनेस सिर्फ 1 साल चलता है? फिर भी हम इसको वैलिड ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 12 महीने एक साल, मतलब एक साल तो चल रहा है ना। 1 साल से ज्यादा चलेगा। अच्छा। ठीक है, ओके। 1 साल यानी बारह ओके। महीने से कम चला तो वो इनवैलिड बन जाएगी। ठीक है, चलें। अब सर ये तो आपने हमें बता दिया कि अगर 1 साल से ज्यादा चलेगा तो वैलिड है अजम्पशन, और अगर 1 साल से कम चलेगा तो अजम्पशन इनवैलिड है। इसका अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अब इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी किसी बिजनेस की गोइंग कंसर्न की अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है, यानी हमें ये पता लगने लग जाता है कि भाई ये बिजनेस अब अगले 12 महीने सरवाइव नहीं कर पाएगा या 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। सर ये कैसे पता लगता है हमें? भाई मान लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस में पिछले 5 सालों से लॉस होता जा रहा है, और छठे साल भी लॉस एक्सपेक्टेड है। तो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अगले साल बिजनेस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो क्या आप गोइंग कंसर्न की अजम्पशन इनवैलिड हो गई ना? क्योंकि जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वही ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसको 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे, पिछले 5 साल से बिजनेस लॉसेस में चल रहा है ना? जी। जी। अच्छा जी, सर दूसरा बताएं कि हमें कैसे पता लगा गोइंग कंसर्न की assumption वैलिड है। भाई कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस हो गया। मान लेते हैं कंपनी जो थी वो एक फूड कंपनी थी, एक रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट में कुछ पार्टी हुई। वहां पे कुछ बड़े बड़े लोग आए, पार्टी का खाना खा के लोग बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब ये हमने जब अपने लॉयर से बैठ के डिस्कस किया तो हमें पता लगा कि हाँ, हमारा जो फूड था, हमारा जो खाना था, उसके वजह से फूड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से 100 में से कोई 6-7 लोग मर गए हैं, और कोई 70-80 लोग बीमार पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में। और हम ये केस हार जाएंगे, हम ये केस लूज कर जाएंगे। और अगर हमने ये केस लूज कर दिया तो हमें कंपनी को बहुत बड़ी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, लोगों को कि हमने लोगों को पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। जाहिर सी बात है, जो लोग मर गए हैं उनको भी कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, और जो लोग बीमार हैं उनको भी कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि हमारे पास जो डिसीजन आएगा ना वो हमारी कंपनी को बैन कर देगा, बंद कर देगा। तो अब मुझे बताएं, क्या यहाँ पर गोइंग कंसर्न की अजम्पशन इनवैलिड हो गई? जी। जी। हाँ सर, यहाँ पर भी गोइंग नहीं। कंसर्न, यस। यस होगी। हाँ होगी बिल्कुल। क्योंकि सर वाकई मैं जो है वो अगले 1 साल के अंदर मेरा डिसीजन आ गया कि मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ अपनी, 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इन्हीं दो केसेस को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। मेरी कंपनी को 5 साल से लॉसेस हो रहे थे, छठे साल भी मेरी कंपनी को लॉस हुआ, मैनेजमेंट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। क्या मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड का मतलब है कि हाँ बिजनेस चल सकता है, मैं चलाऊंगा बिजनेस, बंद नहीं करूंगा। और इनवैलिड का मतलब है कि बिजनेस नहीं चल सकता, ये बंद हो जाएगा। मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ, तो अभी बिजनेस मैनेजमेंट ने ये ये डिसीजन, इनवैलिड है। इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब कि अब बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं चल सकता।
पर मैनेजमेंट ने तो अभी ऐसा कोई डिसीजन लिया ही नहीं है कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो बिजनेस को देख रहे हैं ना। हाँ, बिजनेस 5 साल से लॉसेस में है, छठे साल भी लॉस आया, भले 7वें साल में लॉस आ जाए, मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा। भले 8वें साल में लॉस आ जाए, मैं बिजनेस बंद नहीं कर, मेरा कोई डिसीजन ही नहीं है, बिजनेस बंद करने का फैसला ही नहीं ले रहा मैं कोई। मुझे अभी भी उम्मीद है कि 6 साल बाद, 7 साल बाद मेरा बिजनेस प्रॉफिट में कमाएगा, प्रॉफिट में आएगा। तो फिर ये वैलिड हुआ। ये वैलिड हुआ सर, ये वैलिड अजम्पशन है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बंद करने का सर डिसीजन ही नहीं लिया अभी तक। जब मैनेजमेंट बंद करने का डिसीजन ले ले, हम्म। फिर ये इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले वाले केस को थोड़ा सा ना चेंज कर दिया, मैं दूसरे वाले केस को भी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अब। ठीक है, सब कुछ हुआ भाई, केस हुआ, पार्टी थी, लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, लोगों ने केस भी किया अभी। और हमें ये पता है कि भाई हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, ऊपर वाले केस में कोर्ट का फैसला आ चुका था, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि भाई आप इतनी सर आप पेनल्टी। वापिस से बोलेंगे। हाँ, आप वापिस से बोलेंगे प्लीज। जी 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 जी, मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैंने इसी केस को उठाया है, अपने केस नंबर 2 को उठाया है, केस नंबर 4 बना दिया है इसको। मैंने ये कहा कि सब कुछ सेम हुआ, कि भाई हमने खाना बनाया, पार्टी हुई, वहां पे लोगों ने खाना खाया, फूड पॉइजनिंग हुई, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग बीमार भी पड़ गए। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उन लोगों ने फिर हमारे ऊपर केस भी कर दिया। केस करने के बाद जो है, कोर्ट ने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है। हमें हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें उम्मीद है कि भाई कोर्ट डिसीजन लेगी और हमें पेनल्टी भी देगी, हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, हम बैन भी हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने अभी तक डिसीजन लिया नहीं है। अगेन मैं फर्क कर लूं ऊपर वाले केस में और इस केस में, कि सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि भाई कंपनी को बैन करो। और यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया अभी तक, लेकिन हाँ हमें 100% श्योर है, हमारे लॉयर को ये बात पता है कि भाई पेनल्टी आ सकती है, हम बैन हो सकते हैं। एक एक प्रोबेबिलिटी उसने बना ली है, एक अंदाजा उसने लगा लिया कि यार हो सकता है कि हम बैन हो जाए। मुझे पता है यहाँ पर अजम्पशन वैलिड है या नहीं है। आप कहेंगे तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो नहीं। सर मैंने वहां तक आपकी बात सुन ली कि लाइक डिसीजन अगर अभी हम यहाँ पर ले वो सॉरी यहाँ पर हमने डिसीजन नहीं लिया और वहां पे हम ले चुके थे। अ, इसकी बात केस नंबर 4 की बात कर रहे हैं, चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ केस नंबर 4। पूरा स्टोरी दोबारा रिपीट करते हैं। भाई हमने खाना बनाने का हमारा बिजनेस है, हमने एक पार्टी की, पार्टी में हमने लोगों को फूड सर्व किया, फूड पॉइजनिंग की वजह से लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, सेम केस ऊपर वाला ही चल रहा है। कुछ लोगों की डेथ हो गई, इन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया और यहाँ पर बात खत्म हो गई। फिर गए हम अपने लॉयर के पास, हमारा जो वकील है, उससे हमने पूछा, वकील ने कहा देखो भाई, फूड पॉइजनिंग तुम्हारी वजह से हुई है और कोर्ट केस चल रहा है, और मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है, यानी वकील को ये उम्मीद है कि भाई तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और तुम बैन भी हो सकता है किए जाओ। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। मुझे बताओ गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है। ये इन ये जो है ना ये इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब कि बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसे ही है। नहीं। अ, ये वैलिड है। ये वैलिड है मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा, ये वैलिड है है ना। वैलिड का मतलब है कि बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे हमने डिसीजन नहीं लिया ना। एग्जैक्टली exactly. सर ये अभी भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। इस पे डाउट जरूर आ गया है कि हो सकता है कि बैन हो जाए, हो सकता है बैन ना हो, पर अजम्पशन अभी भी वैलिड है, कोई डिसीजन नहीं आया। ठीक है, तो ये तो था हम्म। पहचानने का तरीका कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होगी तो कैसे होगी और गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं होगी तो कैसे होगी। ये तो था पहचानने का तरीका। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ आपके साथ। सर अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो क्या होगा, और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो क्या होगा। देखें, जब भी आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होती है ना, तो आपको पता होगा कि आपके पास, अगर एसिड की मैं बात करूं,
तो वो एसेट एक तो नॉन करंट एसेट होते हैं जो कि 12 महीने से ज्यादा का फायदा दे रहे होते हैं। एक करंट एसेट होते हैं जो कि 12 महीने से कम का दोबारा। अंदर अंदर हाँ फायदा दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लाइबिलिटीज होती हैं। ये भी आपको पता है कि सर जो लाइबिलिटीज हैं ये भी नॉन करंट होती हैं, यानी ऐसी लाइबिलिटीज करंट होती जो हमें 12 महीने के बाद पे करनी हो, और करंट होती हैं यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जो कि 12 महीने के अंदर अंदर हमें पे करनी होती हैं। तो जब हमारे पास गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, यानी कि हमारा एक अंदाजा है कि हमारी कंपनी 12 महीने से ज्यादा चलेगी, तो फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाते हैं। हमारे पास एसेट भी नॉन करंट करंट में टूटता है, हमारे पास लाइबिलिटीज भी नॉन करंट करंट में टूटती है। लेकिन जब हमारी अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है, जैसा कि ऊपर हमने कुछ केसेस में देखा कि हमारी अजम्पशन इनवैलिड हो गई कि हमारा बिजनेस 12 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, तो अब हमारे पास हर एसेट करंट बन जाएगा और हर लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ, कि सारे के सारे एसेट, अब हम भले एसेट नॉन करंट था लेकिन हम बोलेंगे करंट है। जैसे कि हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास गाड़ी जो है वो 1 साल से ज्यादा का ऐसा का फायदा देती है, पर अब हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई ना, तो अब ये भी हम करंट में क्लासिफाई कर लेंगे, हम इसको भी करंट एसेट मानेंगे। हमारा फर्नीचर हमें 1 साल से ज्यादा का फायदा दे रहा था, लेकिन हमने देखा कि हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई है, तो हम इसको भी करंट ट्रीट करेंगे। हमें एक बैंक लोन 5 साल बाद पे करना था, लेकिन अब अगर हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई तो हम इसको भी 1 साल के अंदर अंदर पे करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था? सर मैं एक बात बोलूं? जी 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 जी। सर इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, आज आपकी मुझे आवाज ही सही नहीं आ रही है, बीच में इतनी कट हो रही है, कुछ कुछ भी नहीं लाइक समझ आ पा रहे मुझे। आई डोंट नो व्हाई यार, मेरी आवाज इतनी कट रही है आज, क्योंकि मेरे एंड से तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं साथ साथ सिस्टम मैंने ओपन किया हुआ है, मैं देख भी रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉइस कट जाए। अच्छा तो आपको मेरी आवाज सही आ रही है, मतलब मेरा वाईफाई सही चल रहा है? आपका वॉइस तो सही चल रहा है बिल्कुल, ये वाईफाई का इशू नहीं है, ये कोई और चीज़ है। आई डोंट नो व्हाई, शायद ये साउंड, ये जो माइक में लाया हूँ आई गेस उसमें कोई ग्लिच है कि आपको मेरी आवाज़ नहीं नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग तो की थी वहां पर भी ओके। या आप जब ऐसे सही आ रही है आप अच्छा, अब सही आ रही है। चलो कोई अभी मस तो सही आई थी। चलो कोई कोई मसला नहीं है, अब ठीक है आवाज़ ना मेरी। जी जी अब सही है। हाँ, तो मैं आपसे बस ये सवाल कर रहा था कि इनवैलिड अजम्पशन के अंदर ना सब कुछ करंट बन जाता है, सारे नॉन करंट एसेट भी करंट एसेट बन जाएंगे, सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज भी करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? सर आप वापस से रिपीट करेंगे? हाँ सर मैं मैं, क्या करूं, मुझे आपकी आवाज इस वक्त सही नहीं आई थी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, मैं रिपीट कर लूंगा, कोई इशू नहीं। देखिए मैंने ये कहा कि जब भी हमारे पास एक अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड हो जाए का मतलब है कि भाई मेरा बिजनेस 12 महीने से ज्यादा के अरसे का चलेगा। सर सॉरी लेकिन ना आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? अब वैसा आ रहा है लेकिन बीच में इतनी टोरी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बात ऐसे आ रहे हैं टूट कर लाइक। अच्छा, क्या किया जाए? मैं क्या हो रहा है? तो मैं आज की क्लास को क्या करूँ, मतलब हम क्या बंद कर लें आज की क्लास, यहाँ ऑफ कर लें क्या? नहीं सर, मुझे आपकी आवाज पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। आई डोंट नो भाई यार, क्या इशू है? अभी अभी सही आ रही है? अभी बिल्कुल सही आ रही है। लगता है ये सिस्टम कुछ और ही चाहता है हमसे, कि पढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना आवाज मेरी कट रही। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, अगर अभी आवाज सही आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर हम थोड़ा इसको बंद करके मैं माइक का बंदोबस्त कुछ और कर लूँ, फिर से क्लास। उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे।
क्या अभी आवाज सही आ रही है ना मेरी? अभी तो ओके है बिल्कुल। अब भी सही आ रही है। ठीक है। जी जी। ठीक। मैं ये बोल रहा था कि हमारी एक अजम्पशन थी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मैंने कहा था अगर ये अजम्पशन वैलिड हो गया तो मतलब हम मोर देन 12 मंथ्स अपने बिजनेस को चलाएंगे। और हमारे पास अगर एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन है जो कि 12 महीने से अगर हमारा बिजनेस कम चलेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ तक का डिस्कशन तो आएगी, समझ में आ गया होगा, सही है? जी जी, ये तो समझ आ गया। हाँ। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए तो फिर सर ऐसा क्या फर्क पड़ेगा अकाउंटिंग के ऊपर, वो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। तो मैंने कहा कि अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। अगर ऐसा हो जाए उसके बाद नहीं समझ आया, क्या बोला आपने? अब ये कि वैलिड हो जाएगा तो भाई नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। लेकिन अगर इनवैलिड हो जाए तो सारे के सारे एसेट्स करंट एसेट बन जाएंगे, सारी की सारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज बन जाएंगी, भले वो नॉन करंट हो, भले वो नेचर वाइज नॉन करंट थी। जैसे गाड़ी है, कार है, वो नेचर वाइज नॉन करंट एसेट है, 1 साल से ज्यादा का फायदा देता है। पर जब हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो गई तो अब ये भी करंट में ही आएगी, करंट एसेट मानी जाएगी। ऐसा क्यों होता है इसका आपको क्या लगता है? ये मैंने बस आपसे एक छोटा सा सवाल किया कि व्हाट इज द रीजन कि हम सबको करंट बनाना चाहते हैं, चाहे करंट लाइबिलिटी हो चाहे करंट एसेट हो, और चाहे वो नॉन करंट हो, दोनों। क्या यहाँ तक मैं ऑडिबल हुआ अभी? कहीं कट तो नहीं गई आवाज? जी जी, मैंने सुना। अच्छा, आपने ये बोले, जी जी। मुझे बस रीजन बता दें कि ऐसा क्यों करते हैं हम। इनवैलिड के बाद हम सबको करंट क्यों बना रहे हैं, नॉन करंट क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि फिर हम लोगों की अगर शॉप भी बंद हो जाएगी तो लाइक एग्जैक्टली exactly. सर क्या हमारा, करेंगे? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ऐसा ही है कि हाँ सर हमारे पास जब बिजनेस ही नहीं बचेगा तो क्या नॉन करंट क्या करंट। मेरे पास बिजनेस ही नहीं है तो मुझे गाड़ी कैसे फायदा देगी 12 महीने के बाद? इसलिए मैंने गाड़ी को 12 महीने के अंदर अंदर या तो बेच देना है या तो खत्म कर देना है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही खत्म हो रहा है ना? जी तो इस वजह से हम सब एसेट्स को भी करंट क्लासिफाई करेंगे, सारी लाइबिलिटी भी। अब मुझे जो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा तो मुझे भले 5 साल का लोन लिया था, लेकिन मुझे बिजनेस बंद करने के बाद सारा का सारा लोन अभी पे करना पड़ेगा। यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई बात? जी जी। जी जी, समझ आ गई। चलो गुड इनफ, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम हमारा तीसरा प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है अक्रूवल बेसिस। इसको जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहता है। कहता है कि द आइडिया बिहाइंड द अक्रूवल बेसिस assumption is the transaction will be matched to the period in which they occur. Therefore, transaction and events are reported to take place and not for the period when cash is paid or received. ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। अच्छा जी, मैंने दो बंदे इस एग्जाम्पल में अज्यूम किए हैं, एक आप हैं और एक मैं हूँ, ठीक है? मेरा काम है आईफोन के मोबाइल फोन पे। सर मेरा नाम, जी। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ आपका नाम गलत देख लिया मैंने। ठीक है, जी जी। चल। अच्छा जी, तो एक आप हैं और एक मैं हूँ। मेरा काम है आईफोन का बिजनेस है और मैं आईफोन्स वगैरह बेच रहा होता हूँ, और आप जो है वो कस्टमर हैं, आप मुझसे आईफोन खरीदने आए। अब आज का दिन है, मेरा बिजनेस जो है वो है, आज हम डेट अज्यूम कर रहे हैं 1 जनवरी 2026 से लेकर के
और 31 दिसंबर 2026। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे एक आईफोन का मोबाइल खरीदा, iPhone 17 Pro, जो कि इस वक्त लेटेस्ट मॉडल चल रहा है। आपने मुझसे आईफोन का मोबाइल फ़ोन खरीदा, मैंने आपको आईफोन का मोबाइल फ़ोन दिया। आपने मुझे कहा कि सर एक काम करते हैं, आप ना इसकी कीमत कितनी है, 5 लाख। सर आप एक काम करें, आप ना 2.5 लाख मुझसे अभी ले लें, और रिमेनिंग जो 2.5 लाख है वो मैं आपको 2027 में देता हूँ, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रांजेक्शन मैंने हमारे बीच में रखी। मैंने कहा कि एक आईफोन का मोबाइल फ़ोन है, मैंने आपको दिया, उसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। आपने कहा कि सर 2.5 लाख रुपए आज यानी 1 जनवरी 2026 को ले लें, और बाकी के 2.5 लाख 1 जनवरी 2027 को ले लीजिएगा। मैंने भी आपसे ओके कर दिया कि ठीक है चलो, आप कस्टमर हैं तो हम आपके साथ ये रियायत कर लेते हैं, आप बाकी के 2.5 लाख मुझे 2027 में दे दीजिएगा। मैं अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने पास दिखाया, एसेट के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो मैंने दिखाया कि मेरे पास कैश बढ़ा, कितने से बढ़ा, 2.5 लाख रुपए से, ऐसा ही है। मेरे पास जी इन्वेंट्री जी। कम हुई, कितने से कम हुई, 5 लाख का आईफोन था। 50 लाख, 5 लाख, सॉरी। हाँ, ठीक है। और मेरे पास अब मैं आया रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के लिए। वो मैं कितना रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे पैसे तो 2.5 लाख रुपए ही दिए हैं आपने। वो 2.5 लाख रिकॉर्ड करूँ या 5 लाख रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि आप मुझे देंगे सिर्फ 2.5 लाख इस साल, ये 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो दो 2.5 लाख देंगे वो 2027 में देंगे आप। तो मैं ऐसे करूं कि मैं यहाँ पर भी 2.5 लाख लिख लूं और यहाँ पर भी 2.5 लाख लिख लूं, या मैं ऐसे कर लूं कि मैं यहाँ पर 5 लाख का रेवेन्यू बना लूं अपना, और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बनाऊं रेवेन्यू। सही क्या लगता है आपको? नीचे वाला, ये रेवेन्यू वाला। कि मैं रेवेन्यू पूरा का पूरा 5 लाख का बना दूं और 2027 में कुछ भी नहीं करूं, ऐसा ही? ये बनाना चाहिए मुझे, या ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि सर मुझे 2.5 लाख रुपए मिले हैं, तो मैं 2.5 लाख इस साल का रेवेन्यू बना देता हूँ, 2.5 लाख में अगले साल का रेवेन्यू बना दूं, क्योंकि वो मुझे आप अगले साल पे करो। जी जी, यही वाले सही है। मतलब 2.5 लाख अगर हम अभी लिखे और 2.5 लाख जब हमें वापस मिलेंगे तो जब लिखें। ठीक है। अब मैं चलता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। मुझे आप अकाउंटिंग इक्वेशन जरा बनवाएं इस ट्रांजेक्शन की। ये आ गए एसेट, एसेट में मेरा एक कैश है, एक इन्वेंट्री है, ये मेरी आ गई इक्विटी, ये मेरी आ गई लाइबिलिटी, और ये बराबर होने चाहिए। बताएं, ये ट्रांजेक्शन और आपके यहाँ सामने। पर अकाउंट पे बिल भी आएगा। अकाउंट पेबल या रिसीवेबल, देखें आप असद है इस वक्त। रिसीवेबल, अच्छा, रिसीवेबल। अच्छा रिसीवेबल है, ठीक है। मैं रिसीव करूंगा ना आपसे, और किसी बात। बनाए अकाउंटिंग इक्वेशन, कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लेके जाए। नहीं, बिस्मिल्लाह करें, बनाएं, मुझे बताएं। फिर पहले हम लोग लिखेंगे हमें कैश कितना मिला है। कितना मिला? 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। मैं रुपीज इन थाउजेंड में लिख रहा हूँ, ठीक है, 2,50,000, ठीक है। उसके बाद सही। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख। नहीं, हाँ हाँ हाँ। 5 लाख क्या पॉजिटिव? नहीं क्या, मैं गलत बनवा रही हूँ शायद। अब फिर मैं गलत बता रही हूँ। मुझे क्या पता भाई, आप बनवा रहे हो, आप टीचर हो मेरे अभी इस वक्त। आप 2 मिनट लगाओ इसके ऊपर, सोचो, जब तक मैं थोड़ी कॉल कॉल पे बात कर लूँ।
जी कमल बताएं भाई, क्या करूं। बिल्कुल बेसिक सा एक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमें। एक इन्वेंट्री है, मैंने बेची है, 2.5 लाख मुझे अभी मिले हैं, 2.5 लाख मुझे बाद में मिलेंगे। पहले सिर्फ हम लिखेंगे लाइक हमारे पास जितने जितने सबसे पहले हम वो लिखेंगे। मुझे अमाउंट बता दे जाए ना कि सर उसके बाद फिर हम। इसमें इतना लिखें, इसमें इतना लिखें, इसमें इतना लिखें। चले, पेज पे कितना लिखें? 2.5 लाख सही लिखा है मैंने? जी। ठीक है, इन्वेंट्री में कितना लिखूं? 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये मुझे आप बनवा रही हैं भाई, ये गलत भी बनेगा तो आपकी जिम्मेदारी है। रिसीवेबल में कुछ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इक्विटी में आना चाहिए, लाइबिलिटी में आना चाहिए नहीं आना? आना चाहिए, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2,50,000। 2,50,000 बस? और कहीं तक जाएगा नहीं? और फिर हम इक्विटी में पूरे लिखेंगे 5 लाख। सर मुझे लग रहा है मैंने गलत किया, मुझे नहीं आ रहा समझ। 5 लाख ऐसे? सर मुझे पता है मैंने गलत किया है। तो ओके, वाई आर तो मुझे अंडर कॉन्फिडेंट, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट क्यों बना देते हो? अगर तुम्हें ये डर है ना, तो यार अगर मैंने गलत बता दिया ना तो उसका मतलब यहाँ पे डांट देंगे, यहाँ पे पीछे मारेंगे, यहाँ उसका रास्ते जो है टायर लगा देंगे। जो ऑन रिपोर्ट बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग नहीं करती, तो कुछ नहीं होता। अगर तुम गलत बताओगे तो आए कुछ भी कंप्यूटर करके रखते हैं, तो नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे सोच होना चाहिए। तो तुम सही बता के भी गलत बता दोगे, कोई भी काम। और मेरा ये अभी रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन के निकली है पॉइंट के ऊपर, तो तुम क्लासेस में ना फिर इस वजह से आंसर नहीं करते हो। अगर तुम कभी क्लास में गए हो मैम वगैरह को बता रही थी, मुझे जा रही होगी लेकिन तुम बता नहीं पाए। एंड्रॉइड को टीचर बच्चे बताते हैं ना, तो इसमें भी नहीं लगता है। तो तुम्हें आता भी होगा तो तुम बातों पर बोलती भी होगी कि हाँ ये सही बताया मैंने, जो मैंने सही सोचा तो तुमने बताया नहीं। कैसा होता है क्या तुम्हारा इस बात करें और इस बात पर? ये आवाज़ आई, आवाज़ नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं ये बोल रहा था, जैसे आपके साथ कभी ऐसा होता है क्या कि आपके पास के अंदर एक जवाब आपको आ रहा हो, आप बताते हैं, फिर आप जब टीचर सॉल्व कराती हैं आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे दिमाग में आ सर रहा है। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या करूं? अच्छा मुझे बता दें, अब आवाज़ सही है मेरी? अब आ रही है। अच्छा जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई अगर मैंने गलत बता दिया तो क्या हो जाएगा, वही से कुछ नहीं होगा। मैं मैक्सिमम इतना करूंगा कि आपको ठीक कर लूँ। और इस पॉइंट पे मैंने कहा तो छोटा सा नतीजा बताना नतीजा ये है कि आपको क्लासेस में भी आप बैठते होंगे, कॉलेज वगैरह के क्लासेस की बात करें, तो वहां पर भी एक चीज आपको आती होगी पर आप बताते नहीं। ऐसा होता है क्या? सर मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करूँ, इसमें मुझे आवाज आपकी आपकी आवाज आ ही नहीं रही। आप इससे हाँ ये कर लें, चल ये कर लें, मैं इसको यहाँ पॉज कर देता हूँ। चलें जी। हाँ तो अब बाकी सब छोड़ के मैं आपको सही क्वेश्चन बनवा देता हूँ। देखें, आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली, आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली, और आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली। और यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि आपका प्रॉफिट जीरो है। ठीक है, ये आपने गलत कर दिया। बाकी सब आपने सही लिखा। अकाउंटिंग की क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बननी चाहिए थी। अब मैं आपको अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाना चाह रहा था। मैंने देखे आप ना, आपने सेल कितनी रिकॉर्ड की, अच्छा प्रॉफिट जीरो कब हुआ होगा? प्रॉफिट जीरो कब हुआ होगा? आपको आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करते चलिएगा मुझे। जी जी। है ना? प्रॉफिट जीरो कब हुआ होगा? जब आपने रेवेन्यू यानी सेल को भी 500 माना होगा,
ऐसा ही है। और आपने उसकी जो कॉस्ट है, जनरल इन्वेंट्री जो बिकी है, वो कितने की थी? 5 लाख की। तभी आपका प्रॉफिट क्या हो गया? जी। 0। ऐसा ही है। पाँच। जी। है ना? अच्छा, आपने मुझे कहा कि सर ये वाला केस ठीक है, ऊपर जब मैं ये दो केसेस आपसे डिस्कस करा, आपने कहा सर 2.5 लाख अभी रिकॉर्ड कर लें, 2.5 लाख बाद में रिकॉर्ड कर लेना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जी। मुझे मुझे जरा बताएं कि फिर मैं क्या करता, रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करता? 2.5 लाख से। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। तो क्या 2.5 लाख मेरा लॉस हो जाता? क्या 2.5 लाख मेरा लॉस हो जाता? नहीं, आप वापस बोलो, मुझे वाकई नहीं समझ आया। चले मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, पहला केस तो ये है कि भाई मैंने 500 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, यानी मैंने ये वाला केस उठाया कि रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड करूंगा? 500 का। मैंने 500 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। और फिर इन्वेंट्री जो मैंने बेचा, आईफोन बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख की। तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ये मेरा पहला केस है। दूसरा केस मेरा ये है कि जी जी। जो मुझे आप बता रहे थे कि सर आप 2.5 लाख रुपए रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, 2.5 लाख रुपए 2027 में रिकॉर्ड करना। तो अगर मैं 2.5 लाख रुपए रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं, यानी ये मैंने रिकॉर्ड किया, और मैंने इसकी कॉस्ट कितनी बताई आईफोन की? 5 लाख रुपए, तो क्या है मेरा 2.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, नुकसान हुआ? ये दूसरा केस है मेरा। ऐसा ही है ना? तो ये दो केसेस है मेरे, एक जो हम्म। मैंने लिखा है वो, और एक जो मुझे आपने बताया था कि सर ऐसे करें कि 2.5 लाख रुपए इस पीरियड में रिकॉर्ड करें, 2.5 लाख रुपए जब मिलेंगे 2027 में तब रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सही है। तो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए। अब अगर आपका वाला ये वाला केस ठीक होता, 2.5 लाख का लॉस होता, तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त जहाँ पे 2.5 लाख रुपए नेगेटिव नहीं दिखाते हैं? बताएं। क्या हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये जो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें मैंने प्रॉफिट को 0 दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर सही वाली अकाउंटिंग इक्वेशन, जी। ये वाली, ये वाली, तो क्या यहाँ पर आपको कोई लॉस दिख रहा है? नहीं। नहीं। इसका मतलब है कि सर हमने 500 का रेवेन्यू बुक किया होगा, 500 की कॉस्ट बुक की होगी, जब भी हमारा गेन और लॉस 0 है। इस वजह से इक्विटी में कोई इंपैक्ट नहीं आया अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो सही मायना इसकी क्या थी कि हाँ, हमें रेवेन्यू 5 लाख का ही रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब ऐसा हमने क्यों किया? देखो, इसका बड़ा आसान सा सिंपल है, पूरी कहानी सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए थी कि भले ही मुझे पैसे मिले हैं 2.5 लाख रुपए इस साल और 2.5 लाख रुपए अगले साल, लेकिन मेरा जो रेवेन्यू आएगा ना, वो रेवेन्यू मेरा आज के दिन ही 5 लाख रुपए बुक हो जाएगा। इसका जवाब है, इसका ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये मेरी सेल आज के दिन हुई है। इसके कुछ पैसे मैं बाद में रिसीव करूंगा, तभी तो मैं अकाउंट रिसीवेबल बना रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल बनाने का मेरा मकसद क्या है? कि मुझे पैसे पूरे नहीं मिल रहे, पैसे मुझे बाद में मिल जाएंगे। लेकिन जो ये पैसे मिलेंगे मुझे बाद में, क्या इसका इवेंट पहले ही हो चुका है? पास्ट इवेंट हो चुका है? हाँ सर, पास्ट में ही हो चुका है ना। मैंने 5 लाख रुपए का चुका है। जब आईफोन बेचा था तब वो इवेंट हो गया ना। तो इसका मतलब है कि मेरा यस। रेवेन्यू पूरा का पूरा 5 लाख रुपए का ही जाना चाहिए ना। भले पैसे आधे अब मिल रहे हैं, आधे बाद में मिले, लेकिन मेरा रेवेन्यू किस साल का है? ये किस साल मैंने आईफोन बेचा? 2026 में। तो फिर रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए? 2026 में। 26। ऐसा ही है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई ना जी। आपको? तो इसलिए सर हम जी जी। हमेशा रेवेन्यू उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड में हमारी सेल होती है, भले उसके पैसे मिले भले उसके पैसे ना मिले। और इसी कॉन्सेप्ट के आगे चल के अगर मैं कॉस्ट की भी बात करूं, तो भले एक इन्वेंट्री को मैंने खरीदा है, भले मैंने उसके पैसे पूरे पे किए हैं या नहीं किए, लेकिन अगर उस इन्वेंट्री की कॉस्ट कोई 200 रुपये आएगी, तो वो मैं आज ही पूरी की पूरी रिकॉर्ड करूंगा। भले मैं पैसे पूरे पे करूं, आधे पे करूं, या पे ही ना करूं। क्योंकि पहले अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मैं वो क्या करूंगा, उसको लाइबिलिटी बना लूंगा। सही है। तो ये आपके पास कहलाता है जी जी। अक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट। अक्रूवल बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको यही समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप ना ये मत देखो कि आपको कैश कब रिसीव हुआ, आप ये मत देखो कि आपने कैश कब पे किया। आप हमेशा ये देखोगे कि आपके पास ट्रांजेक्शन जो हुई है वो किस पीरियड में हुई है, और उसके ऊपर आने वाला रेवेन्यू किस पीरियड का रहेगा। दैट्स इट। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था, अक्रूवल बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली मुझे यस। कंफर्म कर लें। नहीं, कोई सवाल नहीं है। चले जी। तो अभी आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। ये तीन हमने केसेस डिस्कस किए, एक मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और एक रूल बेसिस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया।
ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, और इनको अब हाथ के हाथ आप रीड भी कर लीजिएगा, आपके पास ये चैप्टर मौजूद भी है। और फिर इंशाल्लाह अज़ वजल जो है वो कल मैं आपको टेस्ट की डेट भी कम्युनिकेट कर दूंगा, तो फिर उसमें ये कॉन्सेप्ट्स भी हम टेस्ट करेंगे। ओके, आगे चल के ये कॉन्सेप्ट ओके। हमें और भी पढ़ने हैं। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी बिजनेस एंटिटी रहता है, प्रूडेंस रहता है, कंसिस्टेंसी रहता है। ठीक है, तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ऐसा ऐसा। चलें जी, आज के लेक्चर को मैं यहीं यहीं तक रखता हूँ। कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ लें आप। मतलब लेक्चर खत्म? हाँ हाँ, लेक्चर खत्म हुआ ये वाला, आगे नहीं बढ़ रहा मैं अभी। मतलब वो आप क्लास नहीं ले रहे? नहीं ना, अभी एफएम स्टार्ट करेंगे ना। जी जी, ओके। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी एफएम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। ओके ओके। चले, मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग के लेक्चर के अंदर अभी यहाँ तक जो भी डिस्कस किया, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, मुझसे पूछें। एनी रिकमेंडेशन यू वांट टू ऐड क्लासेस के दौरान, क्योंकि अब आपने नहीं अच्छी सर, क्लासेस, ये क्वेश्चन नहीं है। अब आपने अच्छी खासी क्लासेस ले ली हैं, तो इज देयर एनी रिकमेंडेशन, अगर आप चाहते हैं कि सर क्लासेस में अगर ये चीज़ ऐड हो जाए या ये चीज़ लेस हो जाए, तो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वो होगा तो वही जो मैं चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एनी रिकमेंडेशन कि सर ऐसा अगर हो गया तो बेहतर हो जाएगा, उसका क्या, कोई एनी रिकमेंडेशन है कोई सी, कुछ सोचा है सर आप? बस आपकी आवाज मुझे है सही नहीं आती, शायद मेरे वाईफाई की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं दूसरे फोन में चेक करती हूँ तो बिल्कुल सही चलता है। अच्छा, तो फिर आपके फ़ोन का कोई इशू होगा, क्योंकि अगर अभी आपको आवाज़ सही आ रही है ना मेरी, तो फिर नहीं, फ़ोन। मैंने फोन भी चेंज कर लिया, पहले मैं दूसरे फोन में ले रही थी लेकिन अब मैं इसमें ले रही हूँ। हाँ, तो अब आवाज़। रोज सही आती है लेकिन आज मसला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब बेहतर है आवाज़। अब बेहतर है, हाँ। चलो, कोई कोई इशू नहीं, कभी कभी हो जाता है इसका। इसके अलावा बताएं क्लासेस का कोई, नहीं, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं। अभी तक सब सही जा रहा है, गुड जा रहा है? जी जी, मुझे सब समझ आ रहा है। ठीक है, स्लो तो नहीं लग रही ना क्लासेस, कि बहुत स्लो स्लो चल रही नहीं। है? सही है, ठीक है, गुड इनफ, अच्छा है। चलें जी, आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एफएम की क्लास में। ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक है, आप भले सुकून से बैठें, इन चीज़ों को जब भी हमने पढ़ा है ना, इनको ज़रा देख लें, रीड कर लें, अपने आपके पास भी पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, और फिर हम स्टार्ट करते हैं एफएम की क्लास। ओके, ओके। चलिए, ओके ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।